हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग हमारे जो पाठ्य पुस्तक का जो 3rd चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, साथ में हमने पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखा है, तो अगर आप उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे साथ में हमारे प्लेलिस्ट में इसके पीछे का सारा वीडियो अपलोड भी है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अंक स्तरीय प्रश्न, ये हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? ठीक है, हमारा जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि 5 जून को 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? ठीक है, तो लेखक के अनुसार इसका हम उत्तर देखेंगे। भ्रष्टाचार की जड़ चुनावों में भारी खर्चा है। चुनाव में क्या होता है? काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है, उसमें काफ़ी खर्च आता है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार भ्रष्टाचार की जो जड़ है चुनावों में भारी खर्चा है। देश में होने वाले चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हम भी जयप्रकाश नारायण जी के विचार से सहमत है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जेपी। जेपी शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उनको शॉर्ट में जेपी ही कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण। तो इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पे हमने लिखा है हम भी जयप्रकाश नारायण जी के विचार से सहमत है। इसे दूर करने के उपाय निम्नलिखित है। हमारे विचार से इसे दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए? तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा चुनावी खर्चे कम किए जाए। ठीक है, हमारे देश में जो चुनाव में सबसे अधिक खर्चा चुनाव में होता है, तो वो उसको कम किया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए। और थर्ड है किसी भी मुद्दे पर रिश्वत लेने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमसे पहले अगर हम कोई भी मुकदमा ही लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले में क्या रिश्वत मांगा जाता है। ठीक है, तो किसी भी मुद्दे पर क्या होना चाहिए? रिश्वत लेने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिना रिश्वत का कोई काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, इसका आंसर देखेंगे हम लोग। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि वे लेनिनवाद के समर्थक थे। ठीक है, वे किसके समर्थक थे? लेनिनवाद की। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में, उसके बाद से वे लेनिन के समर्थक बन गए थे। उनका मानना था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को अपने को आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए। उनका ये मानना था कि जहाँ पे भी आज़ाद नहीं मिला है, देशी को आज़ाद नहीं मिली है, तो वहाँ पे लोगों को साथ देना चाहिए लड़ाई में। ठीक है, चाहे वह लड़ाई किसी भी वर्ग के हाथ में हो, चाहे उस लड़ाई का एक प्रधान होता है लड़ाई का, तो प्रधान कोई भी वर्ग हो। ये यहाँ पे हम देखेंगे फ्रांस में जो था ये लेनिनवाद, वहाँ से जर्मनी के ये लेनिन जो थे वो जर्मनी में भी ये फ्रांस का जो क्रांति है हमारे चैप्टर में फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो उसमें भी लेनिन का चर्चा आया है। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। तो ये जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि चाहे वह लड़ाई किसी भी वर्ग के हाथ में हो, सभी को इसमें साथ देना चाहिए। फ्रांस में
पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सब साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग थे। ठीक है, तो यहाँ भी उनका मानना है कि किसी भी वर्ग के हाथ में हो, चाहे वो धनी वर्ग हो या अमीर, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें क्या होना चाहिए, एक साथ होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। ठीक है, जेपी जी, जयप्रकाश नारायण, इसका आंसर देखेंगे हम लोग। जयप्रकाश जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी तथा लेनवादी के मूल उद्देश्यों में से है। दल विहीन लोकतंत्र अर्थात कोई भी दल नहीं होगा। अभी है ना ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ये सब एक दल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उनका मानना है जेपी जी का कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा। ठीक है, अंत में जिस समाज की स्थापना होगी वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ये हमें दिया है ये परिभाषा। ये अब्राहम लिंकन द्वारा परिभाषा दिया है लोकतंत्र का कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। जो काम होगा जनता के लिए होगा और सरकार भी जनता के लिए बनाया जाए। ठीक है, और शासन जो होगा वो जनता के द्वारा ही चलाया जाए। लोकतंत्र का सच्चा जो स्वरूप है वही है, और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा, जिसमें कोई भी दल नहीं हो। तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में जेपी जी के अनुसार, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार संबंध ये था। ठीक है, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जयप्रकाश नारायण का कहना था कि केवल शासन से ही संघर्ष न करे। ठीक है, केवल शासन जो हो रहा है, कोई भी व्यक्ति चलाए, शासन जो हो रहा है अगर वो अच्छा हो तो उसे संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको समाज के हर एक अन्याय और नीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। ठीक है, हमारे समाज में जो अन्याय हो रहा है, जो अशांति फैली हुई है, उसके विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी होगी। उनके भाषण से स्पष्ट था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते थे। यह संघर्ष सिर्फ लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए संपूर्ण क्रांति का कार्य करेगी। संपूर्ण मतलब सारा। ठीक है, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी मुद्दा हो, सबके लिए वो क्रांति का काम करेगी। ये हमारे समाज में भ्रष्टाचार की उन्हें लग रहा था कि नेता काम नहीं कर रहे हैं अपने स्तर से, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि से काम करनी होगी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। ठीक है, दिनकर जी जो थे रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन, तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे इसका। दिनकर जी का रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे। ठीक है, दिनकर जी कौन थे, रामनाथ गोयनका, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के मित्र जैसे थे। तो उनके यहाँ क्या थे, रामनाथ गोयनका कि यहाँ वो मेहमान थे जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों ने इसे देखा भी है कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, रामनाथ गोयनका। साथ में अगर आप ऐसे लिखते हैं आंसर को कि रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है जो आपका कॉपी चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, उनका परिचय भी दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देख रहे हैं, दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे जो कि कौन थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। रात को दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचाया गया। किनको, दिनकर जी को। ठीक है, दिनकर जी जब रात में सोए थे तो उन्हें क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ा और रात में 3 मिनट में ही उनको क्या, अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें बिलिंगडिंग नर्सिंग होम, ध्यान दीजिएगा किस नर्सिंग होम में, बिलिंगडिंग नर्सिंग होम का नाम है, में भर्ती कराया, जहां पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, जहां पर दिनकर जी की मृत्यु हो गई। वो किसके यहाँ रुके थे, रामनाथ गोयनका, जो कौन है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु वे हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, और जनता के लिए शासन। और जनता के लिए शासन, यही लोकतंत्र का परिभाषा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र कैसे होगा अगर जनता के विचारों का समर्थन न किया जाए? अगर जनता के विचार के अनुसार होगा नहीं तो वो लोकतंत्र तो होगा ही नहीं। उनके शांतिमय प्रदर्शन में बाधा डालते हैं और उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। असलियत में वही क्या है? डेमोक्रेसी के शत्रु है। ठीक है, जो उनके विचारों का विरोध करते हैं। दरअसल लोकतंत्र मेन रूप से जो है वो जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। वो जनता द्वारा ही चलाया जाना चाहिए और जनता का जो विचार हो, ठीक है, उसी के समर्थन में होना चाहिए। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार वैसे लोग हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देख लिया है, 6 क्वेश्चनों को देखा है। ठीक है, हम लोगों ने 6 प्रश्न को देखा है, 2 अंक स्तरीय। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ हो गया। ठीक है, सभी चैप्टर का आप फ्री में ये टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी है आप उसका आकलन भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 100 प्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, आपके एग्जाम में 100 प्रसंग व्याख्या करें करके 4 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उसमें से 2 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना रहता है। 4 अंक स्तरीय रहता है, 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन को देखेंगे। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? पहले तो हमें ये देखना रहता है 100 प्रसंग व्याख्या करें में। तो देखिए ये कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण संपूर्ण क्रांति से उद्धृत है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति से उद्धृत है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले हमें क्या लिखना है कि किसके द्वारा लिखित है और ये क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाषण, अगर आपको पता है कि किस विधा की रचना है तो आप लिख दीजिएगा तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा उससे। ठीक है, ये क्या है? भाषण है। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया भाषण संपूर्ण क्रांति से उद्धृत है। संपूर्ण क्रांति जिनका भाषण है उससे लिया गया है यह लाइन। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? ठीक है, मेन रूप से यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करके हम इसका अर्थ लिखना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं? लेखक और चैप्टर का नाम। ठीक है, फिर देखेंगे हम जयप्रकाश जी सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि हम सभा भी नहीं कर सकते। हम सभा मतलब कि एक आदमी उसका नेतृत्व करता है और सभी लोग सुनते हैं, उसके विचारों को सहमति प्रदान करते हैं। तो सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग किया जाता है। उन पर क्या किया जाता है? बल का प्रयोग। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, कार्यक्रम में आने वाले लोगों को बंदी बनाते हैं, उन पर क्या करते हैं? लाठियाँ बरसाते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। शांति में जो कार्यक्रम हो रहा है उन पर भी बाधा डालते हैं। अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, प्रजातंत्र क्या लोकतंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र दोनों एक ही है कि वास्तविक शत्रु है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार
डेमोक्रेसी के जो शत्रु है वे है जो क्या करते हैं, जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, किसी भी तरह से उन्हें सभा में शामिल नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी है सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए सेकेंड है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ठीक है, यह किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, पहले तो हमें ये जानना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका, प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश द्वारा सन 1974, ये भाषण कब दिए थे, 1974 में, सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए भाषण। ठीक है, अगर आप जगह बता सके, अगर कोई भाषण अगर आप जगह बता देते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाता है आपका आंसर। तो मैदान में दिए गए भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी के कुछ पुराने मित्र चाहते थे कि उनके और इंदिरा जी के बीच, उस समय सरकार किनकी थी, इंदिरा जी की थी, मेल मिलाप हो जाए। तब जयप्रकाश जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, उनके जो पुराने मित्र थे वो क्या चाहते थे कि जयप्रकाश जी का किसके साथ मेल मिलाप हो जाए, इंदिरा जी के साथ, कि मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई तो गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों और फालतू कार्यों से है। उनका मानना था कि चुनावी जो खर्चा है वो फालतू कार्य है, व्यर्थ कार्य है। ठीक है, तो उनका क्या मानना था कि मेरी लड़ाई किससे है, गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों और फालतू कार्यों से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों ने 4 अंक स्तरीय 2 क्वेश्चन को भी देखा। 4 अंक स्तरीय 2 क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम देखेंगे 5 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न में आपको अधिकतर देता है संपूर्ण क्रांति, कोई भी चैप्टर उसका सारांश या उसका केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है, वो लिखना रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का सारांश लिखे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी, लोकनायक की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है, जिसे उन्होंने कब दिया था, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। कहाँ दिया था, पटना के गांधी मैदान में। कब दिया था, तो 5 जून 1974 को। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका आंसर काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। देखिए, तो यहाँ तक तो हम इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिए। अब मेन मुद्दा जो है, इस चैप्टर में उन्होंने किस बातों को रखा है उसको हम यहाँ से देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, नारायण जी कहते हैं, अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए, भारत के नव निर्माण अर्थात भारत के नए निर्माण के लिए, नए तरीके से उसका निर्माण होता, क्रांति का कार्य करती, लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने खुद से नहीं ली है। जयप्रकाश नारायण जी खुद से नेता नहीं बने थे। उनका कहना है कि मुझे यह युवा पीढ़ी द्वारा सौंपा गया है। युवा पीढ़ी अर्थात जिसमें कुछ करने की क्षमता हो, ठीक है। तो नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने खुद से नहीं ली है, बल्कि मुझे यह युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अब अंतिम फैसला मेरा होगा। उनका क्या कहना है कि मैं बात तो सबकी सुनूंगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा, वो मेरा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखें, इसी प्रश्न का आंसर है आगे भी। जयप्रकाश जी कहते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहाँ जाकर, अमेरिका जाकर काफ़ी तकलीफ उठाने के बावजूद पढ़ाई की, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी के परिवार की स्थिति वास्तव में ठीक नहीं थी। वे किससे प्रेरित हुए, सत्यानंद से, ठीक है। उनके भाषण में कहा गया था कि हमें
पढ़ाई के साथ साथ क्या करना चाहिए, अपना जीविकोपार्जन भी करना चाहिए। हम अमेरिका जा कर के ऐसा कर सकते हैं कि हम पढ़ाई के लिए कुछ अपना जीविकोपार्जन करें, ठीक है। तो वे क्या किए, लोहे के कारखानों में वे काम किए और उसी के रुपये से वो क्या किए, अपनी पढ़ाई की और खाना पीना का खर्चा किए। तकलीफ उठाने के बावजूद पढ़ाई की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद, ठीक है, जयप्रकाश जी कांग्रेस में शामिल हो गए। किस पार्टी में वे शामिल हुए, कांग्रेस में। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत नेता है। उस समय जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, वे भी मिलने गए थे उनसे, और सबने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों ने उन्हें जुलूस करने से रोका। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ, ठीक है। किसी ने लोकतंत्र की शिक्षा दी कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है, और किसी ने कहा कि नहीं, आप जुलूस नहीं कीजिए, ये हंगामा मत कीजिए, ठीक है। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा लड़ाई तो व्यर्थ के कार्यों से है, ठीक है, उनके गलत नीतियों से है, उनके व्यर्थ कार्यों से है। लेखक का मानना है कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। क्या है, राजनीति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना रिश्वत का कोई काम होता है, नहीं होता है, उनका ये मानना है। जिसका प्रमुख कारण क्या है, चुनावी खर्चा। चुनावी खर्चा, उनका मानना था कि ये जो चुनावी खर्चा ये व्यर्थ का खर्चा है, चुनाव में जो खर्चा किया जाता है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। अर्थात इस एक वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है वो क्या करे, चुनाव करे, ठीक है। जबकि लोकतंत्र में क्या चाहिए कि जनता द्वारा जनता के लिए और जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन होना चाहिए, ठीक है, और जनता का शासन होना चाहिए। तो वह चुनाव भी करे, वो चुनाव भी करे, साथ में उसके अनुसार ही शासन चलना चाहिए। तो लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। क्या होता, जनता उस पर कोई काम के लिए बोल सकती है क्या, नहीं बोल सकती है। सरकार का जो मन होगा वही करेंगे वो। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका इस पर अंकुश लगाते हैं। अर्थात क्या होता है, प्रेस तथा पत्रिका के माध्यम से जो भी वहाँ पे गलत कार्य हो रहा है उस पर क्या लगता है, अंकुश लगता है, उस पर रोक लग जाता है। डायरेक्ट वो प्रेस में, पत्रिका में आ गया, तो जिसका हमारे देश में अभाव है, ठीक है। वो अमेरिका से पढ़ कर के आए हुए थे, तो उनका मानना है कि हमारे देश में क्या है, उसका अभाव है, प्रेस तथा पत्रिका में बातें नहीं छपती है। अतः जयप्रकाश जी का यह भाषण एक शानदार भाषण, ठीक है। इसमें वो लोकतंत्र के महत्व को भी बताए हुए हैं कि लोकतंत्र का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। लोकतंत्र न सरकार का शासन है, यह जनता का शासन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने 2 अंक स्तरीय प्रश्नों को भी देखा है, 4 अंक स्तरीय प्रश्नों को भी, और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट के साथ। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।